नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी का हमारा खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कला, साहित्य और संस्कृति की जानी मानी शख्सियतों से। आज आपके बीच है लता शर्मा जी। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लता जी को हाल ही पत्रिका का सृजनात्मक पुरस्कार मिला है कहानी की श्रेणी में। लता जी कहानी के साथ साथ व्यंग्य भी लिखती हैं और स्त्री विमर्श पर इनकी गहरी पकड़ है। इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और प्रेमचंद पुरस्कार प्रमुख है। लता जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले जो मैं आपसे जिक्र करूंगी वो इसी कहानी का करूंगी, सन्नाटा, जिसके लिए आपको ये पुरस्कार मिला है, क्योंकि इसमें जो आपने विषय जो उठाया है वो हमारे देश की अभी बड़ी समस्या है कि एक उम्र के बाद कई बार बुजुर्ग ही नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना है, और कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि हम किस तरीके से उनकी देखभाल करें। तो इस कहानी के बारे में आप बताएं मुझे। ये कहानी सन्नाटा बड़ी तेजी से हाशिए पर ढकेली जाती पिछली पीढ़ी की कहानी है। जी। पिछली पीढ़ी में तो दादा दादी, नाना नानी परिवार के साथ रहते थे, छोटे बच्चों की देखभाल करते थे, उन्हें कहानी सुनाते थे, रात को गाने वाने भी सिखाते थे। जी। लेकिन अब गृहिणियां नौकरी करती हैं, जी। तो सारे दिन इन बुजुर्गों की देखभाल कौन करे, और इनको लेके कुछ नई तरह की समस्याएं हो गई। इनके साथ मतलब नौकरी करने वाली गृहिणी बीमार हो जाए तो उनको अस्पताल ले जाओ, कोई ना कोई झंझट इनके साथ लगा ही रहता है। जी। तो बुजुर्गों को ये लगने लगा है बड़ी तेजी से कि हम बेकार हैं, हम फालतू हैं अपने ही घर के लिए, अपने ही बच्चों के लिए। जी। जी। तो वृद्धाश्रम ही एकमात्र उपाय है। जी। चलिए, वृद्धाश्रम कहा जा सकता है कि इस समय की मांग है, लेकिन एक बार वृद्धाश्रम भेजने के बाद आप दोबारा उनकी कोई खोज खबर नहीं लेते, तो उससे तो उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है कि ये क्या हुआ। बिल्कुल। ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था। अच्छा, जब सेल फोन थे उमा जी, हाँ। तो छोटे बच्चे बात कर लेते थे। जी। लेकिन जब से व्हाट्सएप आया है, जी। जी। कोई बात ही नहीं करता। वो फोटो भेज के बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, हैप्पी बर्थडे ग्रैनी, हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये चीज कि ये सारी दुनिया यूँ लगता है कि एक आपके स्मार्टफोन में सिमट के रह गई, और आप बिल्कुल व्हाट्सएप, मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर सारे त्योहार तक हमारे व्हाट्सएप पे पर मनाए जा रहे हैं। जी। और मैं देख रही हूँ कि कोई बोल रहा है, कोई कितनी भी अच्छी बात क्यों नहीं बोल रहा है, कुछ आसपास जो लोग हैं वो स्मार्टफोन पर अपने मैसेजेस देख रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। आप क्या छोड़ गए उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। जी। तो इस कहानी की नायिका ये करती है कि वो भी अपनी एक वसीयत लिखती है कि भाई जिन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, जी। वो अपनी कल्पना, अपनी तुलना एक अचार के मर्तबान से करती कि मैं भी एक अचार का मर्तबान हूँ। अचार के मर्तबान को गृहिणी फिर भी कभी कभी हिलाती डुलाती है, लेकिन मुझे तो कभी कोई हिलाने डुलाने भी नहीं आता। तो वो उसको इसलिए लगा कि उसकी पोती की शादी हो गई और किसी ने उसको बताया भी। तो वो वसीयत यही लिखती है कि भाई मेरा दाह संस्कार मेरी ये संस्था ही कर दे, और मेरे बारे में, मेरी मृत्यु के बारे में किसी को सूचना न दी जाए। जी। और बस फोटो सारे व्हाट्सएप पर डाल दिए जाए, क्योंकि लोग सूरज को देखें या ना देखें, व्हाट्सएप को जरूर देखते हैं। क्या बात कही आपने, क्या मारक बात कही आपने कि लोग सूरज को देखे ना देखे, लेकिन व्हाट्सएप को जरूर देखते हैं। और लता जी मशहूर है इस चीज के लिए कि वो अपने समय की नब्ज को हमेशा पकड़े रहती हैं, और स्त्री विमर्श पर उन्होंने कई कहानियां लिखी है, और वो खासतौर से जो रिमोट कंट्रोल है, मैं उस कहानी का जिक्र करूंगी और जानना चाहूंगी कि आपसे कि क्या दिमाग में आपके चल रहा था जब वो कहानी आपने लिखी। थोड़ा सा उस कहानी के बारे में भी बताएं। लेखिका खुद कहानी से जुड़ी होती है। जी। ये कहना कि मैं आपकी कहानी लिख रही हूँ, जी, थोड़ा सा असंभव जान पड़ता है। जी। कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर उतरना पड़ता है। जी। जी। मेरा अचानक तबादला शाहपुरा हो गया था, भीलवाड़ा के पास। जी। लेकिन वहां जाकर के भी मुझे हर पल ये लगता था कि
मैं वही सब्जियां खरीद रही हूँ जो मेरे पति पसंद करते हैं या वही कपड़े पहन रही हूँ, वही रंग पहन रही हूँ जो वो पसंद करते हैं। जबकि वहां मैं बिल्कुल स्वतंत्र थी अपने तरह के जीवन के लिए। और तब मुझे लगा कि देखो, इतनी दूर बैठ के भी आप रिमोट कंट्रोल से संचालित हैं जी। फिर तो अब जब आपके दिमाग में एक प्लॉट आ जाता है तो आप उसको डेवलप करते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कुछ नेगेटिविटी भी आती है, एक चरमोत्कर्ष आता है, फिर उसका हास आता है, अंत आता है कि कैसे पति और पत्नी के रिश्ते उलझते जाते हैं जी, जो मेरे जीवन में कभी नहीं उलझे। जी बिल्कुल, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि एक लेखक है, वो छोटी सी चीज जो उसके दिल को लगती है और उसके फिर गहराई में उतरता है कि इसका क्या एक्सट्रीम लेवल कहाँ तक चीजें पहुंचती हैं। तो आपकी जो स्त्री विमर्श पे जो किताब थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उसको एक पुरस्कार भी मिला। जी जी जी। मुझे इस बात से बड़ी शिकायत है जी कि औरतें एक मुकाम पे जहां पहुंच गई वो उससे आगे जाने की कोशिश कतई नहीं करती जी। नौकरी मिल गई फिर वो पढ़ना बंद कर देंगी, मतलब इतर विषयों की किताबें, इतिहास की या साहित्य की, वो कोई और किताबें पढ़ना चाहती ही नहीं है। कोई पत्रिका पढ़ें, कुछ करें, ऐसा कुछ उनका है ही नहीं कुछ। और बड़ी खुश होती है वो इस बात पे कि पुराने कपड़े बेचे, देखो मैंने कटोरी ली या मैंने ये लिया या रद्दी बेची, ये लिया। आपको एक डिक्शनरी लेने की क्यों नहीं सूझी? बिल्कुल। या आपको एक व्याकरण की किताब खरीदने की क्यों नहीं सूझी? आपको ये क्यों नहीं सूझा कि आप अपनी भाषा को सुधारें या आप जिस तरह से बोलती हैं उसको कुछ सुधारें, कुछ करें? तो या अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करें जी। अब भी मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अभी पति पत्नी मुझसे कुछ बात कर रहे थे कहीं पार्क में, और पतिदेव बड़े बोले, आदमी तो हमेशा सेहत से ठीक रहता है, ये औरतें ही हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं। जी। मैंने उनसे पूछा, आपको हर महीने माहवारी होती है जी? कितने बच्चों को 9 महीने रखा और जन्म दिया आपने जी जी। कितने आपके मिसकैरेजेस हुई? बिल्कुल, एक भी नहीं ना। बिल्कुल। तो आप कैसे अपने स्वास्थ्य की तुलना स्त्रियों के स्वास्थ्य से कर सकते? बिल्कुल। तो ये जो हमने एक आदर्श बना रखा है ना कि सबके बाद में खाना, ये थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए तो बच्चों को भी आदत पड़ेगी स्वतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जी, और उस रास्ते पर चलने की। तो ये मैं चाहती थी कि औरत अपने लिए, तो उसमें मैंने दुर्गा की कल्पना की थी कि वो 9 शस्त्र नहीं जी, बल्कि सुई, धागा, कैंची, ये सब उसके हाथ में हो। और वो ये कुदरत ने एक स्त्री को ऐसा बनाया है कि उसको अपने सेहत की ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो दर्शकों, आप भी इस चीज का ध्यान रखें। और इसी के साथ मतलब मुझे एक ये चीज भी लगती है कि एक साहित्यकार, एक लेखक होने के नाते भी शायद औरतों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है कि उनको अपना परिवार है और आप क्योंकि नौकरी भी करती हैं, आपकी नौकरी भी है, उसके साथ लेखन, तो ये कितना मुश्किल रहा? हाँ, ये विशेष मुश्किल तो नहीं रहा क्योंकि मेरे कंधे पे सवार हो जाता है वो कहानी। और वो एक संटी मार मार के, पेड़ की पतली शाखा मार मार के मुझसे कहती है, चल उठ लिख जी। तो जब सब हो गया, कॉलेज से आ गए, सबका खाना पीना हो गया, सब खत्म हो गया, तो मैं रात को लिखती थी। मेरे पति का बड़ा सहयोग था। वो एक बार पूछ रहे थे कि अरे तो क्या कर रही हो तुम? फिर मैं कहती मैं इसको खत्म कर लूं तब लिखूंगी, तो वो कुछ नहीं कहते थे। वो तो परिवार का एक सहयोग, हाँ, परिवार का सहयोग था। उनको इस बात पे बड़ा गर्व था कि मैं लिखती हूँ जी, उनका सहयोग था। कहते हैं लेखक की लेखनी में निखार तब आता है जब वो बहुत यात्राएं करे, और आपकी तो नौकरी ऐसी रही है कि आपने बहुत जगह की, शहरों की यात्राएं करी है और फिर कोटा आके आप बस गई हैं। तो मुझे कुछ बताएं कि कोटा ही ज्यादा आपको प्यारा क्यों लगता है? वहाँ पानी है। राजस्थान में जहाँ पानी है वहाँ जीवन है जी जी। और शायद राजस्थान की ही लेखिकाओं ने, मैंने और मनीषा कुलश्रेष्ठ ने ही पानी के बारे में कहानियां लिखी जी जी जी। तो वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहाँ जीवन है जी जी। और वहाँ ट्रांसफर भी हो गया था पास में 12 में, तो वहाँ पर मैंने यात्राएं बहुत की हैं क्योंकि मेरे पति कभी मना नहीं करते थे। तो अगर कहीं से मुझे निमंत्रण आया कि आप इस विषय पे पढ़ें, एक लेख पढ़ें, कुछ करें,
तो वो कभी मना नहीं करते थे। तो मैं बहुत इधर उधर घूमी और मैंने लोगों को देखा, उनके रहन सहन को देखा। कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि ये मेरा देश है। जी जी। और कभी बड़ा गर्व हुआ, जैसे लोग अच्छा व्यवहार करते हैं कि भाई महिला है, तो मुझे लगा कि भारत में अभी भी ये महिला है, तो ये सोच के लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। जी जी, विनम्र हो जाते हैं जी। लेकिन जहां भी मतलब जो ना शर्मिंदगी, वो मुझे प्रयाग में बहुत लगी जी, क्योंकि बहुत विदेशी आते वहां पर, सैलानी बुद्धिस्ट, और लोग इस कदर मतलब उनको भी जिस तरह से मानते हैं, मैंने कहा इनको कोई रोकता क्यों नहीं है। जी जी। उनके लिए कोई उद्योग धंधे, कोई उनको पढ़ाने का जरिए कुछ भी नहीं। और वो मतलब मुझे लगता है सैलानियों को भी लगता होगा क्या अजीब जगह है। जी जी जी। तो अपने को तो बुरा लगता ही है कि बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे हैं अच्छे खासे, मतलब आपको लग रहा है अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन वो भीख मांग रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनके पैर पकड़ रहे हैं। ये क्या क्या तमाशा कर रखा है। जी जी जी। तो आपको बुरा लगता है। ये बिल्कुल एक बड़ी समस्या है जिससे हम अभी तक जूझ रहे हैं। अभी तक जूझ रहे हैं। तो आपने इस पे कुछ सोचा लिखने का? कुछ लिखा? अभी तक तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ मुझे ये बात बुरी बहुत लगी कि अभी तक भीख मांगते हैं बच्चे। जी। स्वतंत्रता मिलने के 72 साल बाद भी हमारे देश में अनपढ़ बच्चे क्यों हैं? जी। नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि कम से कम शिक्षा का विस्तार और हर एक बच्चे को एक अच्छा मौका जरूर मिलना चाहिए शिक्षा का। उसको उसके अधिकार नहीं मिले। जी जी। मुझे ये चीज भी लगती है कि बच्चों पे साहित्य में भी कुछ ज्यादा नहीं लिखा जा रहा। आपको कुछ कमी खलती है ऐसी? हाँ, हमारे यहाँ बाल साहित्य नाम की कोई चीज नहीं है। 2-4 पत्रिकाएं निकलती हैं, दक्षिण में एक आध निकलती है, एक आध यहाँ निकलती होगी बस। पर जैसे मैं और देशों में देती हूँ ना कि उपन्यास है बच्चों को लेके, हैरी पॉटर है, बिल्कुल कितना पॉपुलर हुआ, उसकी वजह से राउलिंग प्रसिद्ध हो गई। बिल्कुल। और मतलब मुझे लगता है कि यहाँ अगर ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो उसको साहित्य नहीं माना जाएगा। नहीं, नहीं, उसको साहित्य बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो क्या ये चीज हमें रोकती है बच्चों के लिए लिखने से कि ये मतलब हमारा जो एफर्ट्स है, हमारी जो कोशिशें हैं उसको कहीं? ऐसा तो नहीं है। प्राण ने लिखा चाचा चौधरी तो काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन शायद वो जनरेशन, अब वो जो पीढ़ी है ना वो बदल गई पूरी, वो आपका पढ़ना ही नहीं चाहती है। तो ये किसकी कमी है? मतलब ये हमारी कमी है। तो कुछ आप बताएं कि क्या हमारी कमी, कि हमने उनको बाल साहित्य की ओर प्रेरित नहीं किया। जी। कि भाई हिंदी में बाल साहित्य है, जैसे महाभारत में इन लोगों का बचपन भी तो है, पांडवों का। जी बिल्कुल। रामायण में इनका बचपन भी तो है। जी। हमने वो क्यों नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए दिया? पंचतंत्र। जी बिल्कुल। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों के लिए हैं। बिल्कुल। और भी बहुत सारी किताबें हैं। व्हाट्सएप पीढ़ी आ गई है। हाँ, मुझे लगता है कि बच्चों के हाथ में सेलफोन इतनी जल्दी नहीं पकड़ा देना चाहिए। जी जी जी। कि वो दिन बहुत सी माएं आपको देख रही हैं, पिता अभिभावक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप क्या संदेश देंगे? बच्चों को सेलफोन देने की कतई जरूरत नहीं। 10वीं तक तो उनको कोई जरूरत ही उसको नहीं। जी, जी। अब तो मैं देखती हूँ कि 1 साल का बच्चा बैठा रो रहा है, अगर उसको सेलफोन नहीं दिया जा रहा है। हाँ, हम आया सेलफोन से ले रहे हैं। जी जी। जो काम पहले आया करती थी ना, जी जी, वो सेलफोन करने लगा है। सेलफोन दे दिया, वो बच्चा उसको देखता जाएगा, दूध पीता जाएगा। जी, शॉर्टकट जीवन के अपना लिए जी। तो लेखन में भी मुझे लगता है कि बहुत शॉर्टकट आ गए हैं। तो नई पीढ़ी को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपने लेखन को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करें? बाल साहित्य लिखें, अच्छा लिखेंगे तो जरूर लोकप्रिय होगा। देखिए, देवकीनंदन खत्री को नहीं पढ़ा लोगों ने जी, जबकि अच्छा साहित्य है जी। वहां से तो शुरू होती है यात्रा जी, और बच्चों को भी शायद आनंद आएगा। नहीं तो महाभारत की तो शुरू की कहानियां जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ने में, कि एकलव्य के साथ क्या घटित हो गया और क्या उसके बाद के परिणाम हुए। जी जी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ है लता शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे उनकी कहानियों के बारे में। लता जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं इन दिनों खूब लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं।
लेकिन उनका लिखा हुआ, वो किसी भी विषय की कहानी लिखती है, उनका लिखा हुआ एक स्त्री विमर्श के एक गोल घेरे में डाल दिया जाता है, जबकि स्त्री विमर्श की कहानियां पुरुष भी लिखते रहे लेकिन उनको एक ठप्पा नहीं लगता। औरतों को इस तरीके से अलग क्यों, सेपरेट क्यों कर दिया जाता है, जबकि तो बहुत संख्या पे जो महिला लेखक सामने आ रही है। ये बात मतलब ये शब्द ही मिटा देना चाहिए। स्त्री विमर्श वो कहानी है जी, बिल्कुल, उसका विषय कुछ भी हो सकता है जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्त्री विमर्श में स्त्रियों के दुख दर्द की कहानियां तो शरद चंद्र ने बहुत लिखी जी। तो आप उन्हें क्या स्त्री विमर्श का कथाकार कहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो श्रीकांत जैसी रचनाएं भी लिखी बहुत जी। देवदास, बिल्कुल, तो सब स्त्री विमर्श की कहानियां थी क्या? बिल्कुल, ऐसी बहुत सी उन्होंने कहानियां लिखी हैं कि जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो उनकी नायिका के ही बारे में है, उसमें नायक के बारे में है जी, और नायक के आत्मपीड़न का जी, वर्णन है जी, जी। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा है, ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, आप अलग हैं, हम अलग हैं, जी, जी। शायद हम आपसे कुछ बेहतर हैं, तो आप तो स्त्री विमर्श की कहानियां लिखे जाओ। जी, पुरुष बिल्कुल, विमर्श मतलब मुझे लगता है कि मुख्य धारा में अभी भी मतलब पुरुष ही ज्यादा नजर आते जी, हैं। जी, जी, जी। और ये आम जीवन में भी होता है। हाँ। उनकी इच्छाओं का, उनकी कमजोरियों का, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनकी सेहत का। और आपकी ऐसी एक कहानी भी है, मर्दाना कमजोरी, तो हाँ। उस पे वो काफी चर्चित कहानी रही है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। वो कहानी मुझे कैलेंडर मिला था जी, ऐसी फुटपाथ पे बिकते हैं पुरानी किताबें और कैलेंडर वगैरह, वो किसी दवाओं की कंपनी ने छपवाया था और उसमें 6 चित्र थे जी, और नीचे उसको दबा दें ऐसे तो वो मेज पे खड़ा हो जाता था। वो सबके सब 6 चित्र रेनेसा के चित्रकारों के थे जी, विंसेंट वॉन गॉग जी, ये लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, जॉन के थे। बहुत अच्छे चित्र थे, बहुत ही बढ़िया चित्र थे, मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में। जी, जी, तो मैं उसको ले आई। अब जब मैंने उसका भूमिका पढ़ी, वो इंग्लिश में थी जी, उसमें था कि 400 साल में इन महान चित्रकारों को जो कलात्मक पैशन, आवेग आया, तो उसके ये परिणाम स्वरूप उन्होंने चित्र बनाए। जी, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि इनको कलात्मक आवेश आया और इन्होंने चित्र बनाए, जी, तो 400 साल में क्या किसी महिला को कोई कलात्मक आवेश नहीं आया जी, कि वो कुछ बनाती? जी, आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन वो पुरुषोपयोगी और समाजोपयोगी बनने में खर्च हुए। जी, उनको कभी ये स्वतंत्रता रही ही नहीं कि वो अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से कोई काम कर सके। जी, जी, और करा भी हो उन्होंने तो वहां उनका नाम नहीं है। बिल्कुल, जैसे आप रोम में ऊपर गैलरी में जाएं तो बड़ी अच्छी टेपेस्ट्रीज हैं, कढ़ाई तो मूलतः स्त्रियों का ही काम होता था। जी, जी, लेकिन वहां कहीं किसी स्त्री का नाम नहीं है कि ये उसने बनाया। जी, पेंटिंग्स पे है कि ये माइकल एंजेलो की है, जी, 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 या विंची की है, जी, पर कढ़ाई वगैरह है, अगर पेस्ट्री बनी हुई है, बुनाई है, कढ़ाई है, तो उसमें स्त्री का नाम नहीं है कि किसने बनाई है। जी, जी, तो उसी को लेकर के मैंने वो मर्दाना कमजोरी लिखी थी, क्योंकि मुझे लगा कि मर्दाना कमजोरी है बहुत बड़ी कि वो स्त्री को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। जी, और दीवारों पर इश्तिहार लगे रहते हैं, जबकि कम भोजन और रक्ताल्पता की शिकार स्त्री अधिक कमजोर होती है। पर विज्ञापन क्या होता है? मर्दाना कमजोरी, उसके लिए ये दवा लो, ये दवा लो, ये दवा लो, ये करो, वो करो, वो करो। तो मर्दाना कमजोरी के हिसाब से मैंने वो 5-6 कहानियां लिखी, मतलब थी, और वो सब जुड़ जाती थी अंत में मोनालिसा से। जी, जी, कि सदियों से लोग दिमाग खपा रहे हैं कि मोनालिसा क्यों मुस्कुरा रही है। जी, मोनालिसा आपकी मूर्खता पे मुस्कुरा रही है। क्या बात कही आपने कि आप कमजोरी कहाँ है और आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो कानों के बीच में है। जी, जी, बिल्कुल, आपका जहन, बिल्कुल, हाँ। तो मतलब वो तो एक परंपरागत स्त्री का चित्र है। जी। और अभी भी हम ये देखते हैं कि घर में रसोइयों में महिलाएं खाना बनाती है, लेकिन आप होटल में जाते हैं तो आपको वहीं पुरुष खाना नजर बनाते आते हैं। हाँ। तो ये इतना जो भेदभाव है, ये
आपका इतना एक साल का अनुभव है, आपको लग रहा है कि कुछ कम हो रहा है भारत में? नहीं, आपने इस बात को कहा। अब क्या हो रहा है कि जैसे जो लड़कियां पढ़ रही हैं आईआईटी में, कुछ विचलित हो गए हैं हम अपने रास्ते से। जी। हम पढ़ते भी थे, नौकरी भी करते थे, लिखते भी थे, लेकिन खाना बनाना अच्छा लगता था जी। बच्चों को देखना अच्छा लगता था, बच्चों को उठाना अच्छा लगता, अब भी अच्छा लगता है जी। कोई बच्चा हो पास में तो अच्छा लगता है जी। लेकिन ये इन लड़कियों का शुद्ध को मैं कहूं कि दिमाग उधर नहीं है बिल्कुल भी। वो इस बात पे बड़ा गर्व करती हैं कि उनको तो चाय बनाना भी नहीं आता। जी। मुझे लगता है कि ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये तो शर्म की बात है। सबको आना चाहिए बिल्कुल। आपको बेसिक, और मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही, लड़के लड़कियां दोनों को मूलतः घर चलाना आना चाहिए। जी। आप कहीं जाओगे तो घर कैसे चलाओगे आप? जी, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं और आप होटल पर डिपेंड करोगे। जी। लेकिन ऐसा हो रहा है और इसी की वजह से वो कहानी सन्नाटा कनेक्ट करती है कि आप अभी यही वहां छोड़ो और आप अपने काम से लगे। इसी बात पे आना चाह रही थी कि ये सब चीजें वहीं से जुड़ती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बच्चों को हॉस्टल में रखिए, अव्वल तो बच्चे होने ही नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए ही नहीं। जी। हाँ जी। और अगर बच्चे आ ही जाए इस दुनिया में तो आप उनको हॉस्टल में रखिए, क्रैच में रखिए जी, और यहाँ रखिए वहां रखिए, कहीं भी रखिए लेकिन आप अपने काम से आप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। गलत चीज में हम पुरुषों को फॉलो ना करें, बल्कि उनको भी साथ लें। वो कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है। हम जैसे अब तक कह रहा था कि पुरुष जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते थे, अब वही चीज अगर स्त्रियां करने लगी है तो ये समाज हमारा खराब ही होगा इससे। बल्कि यही जरूरत है कि पुरुष भी दोनों ही मिलकर के भाई ये काम करें, इसको आपस में बांट लें और करें कि कौन क्या काम करेगा। फिर हम शिकायत नहीं कर सकेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना वो हिंसात्मक है और वो हम पर ध्यान नहीं दे रही। जी जी जी। क्योंकि हमने उन पर कब ध्यान दिया? जी। हमने जब उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो हम पर क्यों ध्यान देने लगे? तो हमें उन पर कुछ ध्यान देना चाहिए और आने वाला समाज वही तो बनाएंगे। जी। तो जैसा समाज वो देखेंगे जिसमें रस नहीं है जी, प्रेम नहीं है, किसी तरह की मानवीय संबंधों की उष्मा नहीं है, वो भी उससे कहीं अधिक सूखा समाज बना के खड़ा कर देंगे हमारे सामने। जी जी। क्योंकि गंभीर समस्या की ओर आपने ध्यान दिलाया। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अंग्रेजी पढ़ाती रही हैं और आप हिंदी में ज्यादा लिखती हैं, अंग्रेजी में भी लिखती है, लेकिन ये भाषा की आवाजाही मतलब कितना आपको सुखद लगती है और हिंदी इतनी प्यारी क्यों है? मुझे तो भारत की सभी भाषाएं बहुत प्यारी हैं जी। मैं उर्दू भी अच्छी जानती हूँ। जी जी। ये मेरे मरहूम दादा जान की मेहरबानी है जी। कि उन्होंने मुझे जब पढ़ाना शुरू किया, जब मैं छोटी थी, तो वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मुझे तीनों भाषाएं एक साथ पढ़ाते थे। वाह। और वो फारसी की कहावतें भी सिखाते थे मुझको। वली रा वली मी शुनासद विद्वान ही विद्वान को पहचानता है। कई मतलब इस तरह का कहावतें वगैरह सिखाते थे जी। फिर मेरे घर में तो शायद सभी को उर्दू आती है। मेरे चाचा को आती थी, मेरे पिताजी को आती थी जी। मेरे ताऊजी भी उर्दू पढ़ लिखते थे जी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए जी। और मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लिश में तो मैंने एमए इसलिए किया जी कि मैं कंपेयर करना चाहती थी। शायद मेरे प्रोफेसर्स ने भी मुझको एनकरेज किया कि जो एंटी हीरो की अवधारणा है ये तो उत्तर रामचरित्र से शुरू हो गई थी जी। राम एंटी हीरो है कि भभूति ने लिखा था कि उन्होंने सीता को कैसे वक्त पे घर से निकाला जी। तो वो शुरू से, और मतलब जब जीत के आए तो उन्होंने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें अपने कुल मर्यादा की रक्षा के लिए जीता, अब तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो जी। तो एंटी हीरो शेक्सपियर ने नहीं, उससे बहुत पहले भभूति बना चुके जी, जी। तो वो दोनों साहित्यों को बराबर चलते देखना चाहती थी कि कहाँ एक दूसरे से टकरा रहे हैं और कहाँ समानांतर चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे जी। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी किया और मैं हिंदी में भी। बीए में तो मेरे पास दोनों लिटरेचर थे, लेकिन एमए में मैंने
इंग्लिश ले ली, पर मैं हिंदी बराबर पढ़ती रहती थी, अपडेटेड थी तो मैं हिंदी। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो अब भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? मतलब जो इतनी अद्भुत बातें सामने जो आ रही है, क्या इनको कुछ एक किताब की शक्ल देने की आप कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आप टीनेजर्स के बारे में एक उपन्यास लिख रही हूँ। अरे वाह। कि उनको ड्रग्स से दूर रखना जी कितना मुश्किल होता जा रहा है जी, उसकी वजह क्या है, और लड़कियां कितनी आसानी से एक विलासिता का जो जीवन है उसके जाल में आ जाती हैं, खास तौर से अगर वो किसी बाहर के शहर में रह रही हो जी। इन सब के बारे में एक उपन्यास लिख रही हूँ। जी जी। एक मैं लेखक के बारे में लिख रही हूँ कि उसका जीवन कैसा होता है। भारत में बहुत कम लेखक ऐसे हैं कि जिनको रॉयल्टी मिलती है जी। तो कई लेखकों को मैंने देखा है, एक को देख के तो मेरा मतलब जिसको कहते हैं ना हिल गया पूरा व्यक्तित्व आमूल चूल। इतने महान लेखक ऐसी गली में रह रहे, इतना खराब उनका घर, इतना वातावरण, मतलब खाने पीने की परेशानी, इनका कौन कहेगा कि इस व्यक्ति को इतने पुरस्कार मिले हैं और ये इतना अच्छा लेखक है। जी जी। क्योंकि समाज अपनी कोई जिम्मेदारी समझता ही नहीं है लेखक के प्रति। वहीं आप रूस जाएं तो गलियों के नाम मिलेंगे आपको लेखकों के नाम पे। जी जी। लेनिना काया, काया गली का नाम, लेनिन, सॉरी लेनिन तो उसका पुष्किन काया है ना, गोरकी काया, टॉल्स्टॉय काया, तो लेखकों के नाम से मिलेंगे। फिनलैंड में आपको डाक टिकट लेखकों के नाम पर मिलेंगे। जी जी। मतलब लेखकों को सम्मान है और उनको इतना पैसा मिलता है कि वो एक सम्मानीय जीवन जी सके, जो भारत में कतई संभव नहीं है। जी जी। लेखक को झक मार के कोई ना कोई नौकरी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। उसको उसकी मेहनत का पैसा देने के लिए प्रकाशक तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं। जी जी। तो इस बात पर मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ कि सम्मान जी, लेखक को पैसा मिले कम दे दीजिए आप, पर उसको सम्मान तो दीजिए कम से कम जी, कि वो उसकी वजह से आप बन बैठे हुजूर जी, ये आप कैसे भूल गए। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया लता जी। पत्रिका परिवार की ये कोशिश रहती है कि साहित्य को हम ज्यादा से ज्यादा स्थान दे सके। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद है कि आपने इस बातचीत का लुत्फ उठाया होगा। नमस्ते।